हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं ये बिजनेस अकाउंटिंग का। ठीक है, सेम टू स्टूडेंट्स। टोटल पूरे 7 चैप्टर्स है। 7 चैप्टर्स के सब एमसीक्यू हम ये सिंगल वीडियो में कवर करेंगे विद लॉजिक। ठीक है, तो बस चैनल पे आयो वीडियो देखने तो लाइक बटन के साथ अटेंडेंस दे दीजिए, ताकि साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके ये वीडियो पे। ओके, तो टोटल 7 चैप्टर्स है, सबके सब एमसीक्यू हम ये सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। इंटरनल में जितने चैप्टर्स है आपके उतने आप देख लो अभी। बाकी यूनिवर्सिटी जैसे ही स्टार्ट होगी, मतलब यूनिवर्सिटी की एग्जाम आने वाली होगी, तब भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि सबके सब चैप्टर्स के मैं एमसीक्यू है वो सिंगल वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो चलिए अब विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी के पहले एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपका क्या कहता है? As per term royalty, rupees 3 per ton is to be paid, subject to a minimum rent 15,000 हाफ ईयरली। मतलब मिनिमम रेंट यहाँ पे जो आपको 15,000 दिया है वो हाफ ईयरली दिया है, मतलब पूरे साल का कितना हो जाता है? 30,000 हो जाता है। ठीक है ना? और प्रोडक्शन आपको 2022 का 8,000 दिया है और 2023 का 10,000 दिया है। हमको अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड कितना देना चाहिए इन सब में? तो सबसे पहले एमसीक्यू के जो ऑप्शन है बाद में देखते हैं, पहले तो हम खुद देख लेते हैं। हमारा मिनिमम रेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये आंसर वर्किंग। हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये 2022 आपका साल है, ये 2000 आपका कौन सा रहेगा? 2023 रहेगा। और रॉयल्टी आपकी जो आने वाली है, अब फर्स्ट ईयर में 8,000 टन है और 3 रुपीज पर टन है, तो 8,000 इंटू 3 कितना होता है? 24,000 होता है। और सेकंड ईयर की बात करूं तो 10,000 टन है, 10,000 इंटू 3 कितना होता है? 30,000 होता है। क्लियर? और आपका मिनिमम रेंट कितना है? मिनिमम रेंट आपका जो है वो 30,000 पर मंथ है, पर ईयर है, पर एनम। ठीक है, तो अभी अमाउंट जो रहता है आपको पता होगा कि अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट पे करेंगे तो 2022 में तो 30,000 पे करना पड़ेगा, और 2030 में तो रॉयल्टी पे करो या मिनिमम, दोनों सेम टू सेम है। तो 2022 में 30 पे करेंगे, 2023 में भी 30 पे करेंगे। तो ये वाला जो एमसीक्यू है वो आई थिंक ऑप्शन सी ये रहा। ड्यूरिंग 22 30,000 पे करेंगे और 2023 में भी 30,000 पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू हो गया फर्स्ट कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड की ओर। शॉर्ट वर्किंग जो कि रिकवरेबल है विद इन 2 सब्सिक्वेंट ईयर। 2 सब्सिक्वेंट ईयर मतलब आपका क्या होता है? सपोज करो 2025 की शॉर्ट वर्किंग है तो 26-27 तक आपको यहाँ पे मंथ, यहाँ पे मंथ बताया ना, विद इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ बोला है, ईयर नहीं चल रहा है, यहाँ मंथ चल रहा है। तो ईयर हो या मंथ हो, मतलब इन शॉर्ट कहना क्या चाहता हूँ कि 2025 की अगर शॉर्ट वर्किंग हो तो 26-27 तक सोल्व हो जानी चाहिए, मतलब रिकूप कर सकते हो उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग आर रिकवरेबल विद इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ फ्रॉम द मंथ इन विच दे अराइज। अब देखो ये वाले जो मैं आपको समझा रहा हूँ एमसीक्यू, ये वाले एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, मतलब कि सम दिए जाते हैं करने को। फिर एमसीक्यू इस तरह के आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हाँ, जिसे फर्स्ट एमसीक्यू किया वो आने के चांसेस, जिसमें वर्किंग बहुत कम रहेगी ना, वो एमसीक्यू आने के चांसेस आपके सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये तो चलो अभी यहाँ पे है तो मुझे आपको सिखाना फर्ज है। तो सबसे पहले मिनिमम रेंट आपका जो जनवरी का 6,000 है और फरवरी का 8,000 है और मार्च का 10,000 है, हमको क्या निकालना है? शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवरेबल एट द एंड ऑफ द मंथ मार्च। मार्च महीने में शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवरेबल कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे आपको रॉयल्टी भी दिया है, जनवरी का 5, फरवरी का 6, मार्च का 10,400। मिनिमम रेंट भी दिया है और शॉर्ट वर्किंग टू सब्सिक्वेंट मंथ के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी है, रिकूप करनी है, मतलब। ठीक है, तो बस यहाँ पे चलिए आ जाते हैं आंसर 2 पे। आपके मंथ कौन से है? जैन, फेब और मार्च। आपकी जो रॉयल्टी है वो आपकी है 5, 6 और 10,400। 5,000, 6,000 और 10,400 बराबर। और जो आपका मिनिमम रेंट है 6, 8 और 10, 6,000, 8,000 और 10,000।
अब पहले तो शॉर्ट वर्किंग देख लो, तो फर्स्ट वाले में 1000 माइनस है, सेकंड वाले में 2000 माइनस है, तीसरे वाले में यहाँ पे 400 आएगा, 400 प्लस है, ये कर देते हैं रिकूप, ये कर देते हैं नॉट रिकूप, और ये बैलेंस रखते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो ये माइनस पूरा का पूरा 1000 रहेगा हमारे पास बैलेंस, सेकंड ईयर में भी माइनस में है, तो माइनस 1000 और 2000 कितने हो गए बच्चों, माइनस का 3000 बैलेंस हो गया। थर्ड ईयर में ये 400 प्लस है, तो ये जो 1000 है हमारे पास, पहले इसको एडजस्ट करते हैं, 400 एडजस्ट हो चुका। अब ये जो 1000 था जैन का, टू सब्सिक्वेंट मंथ तक हम सोल्व कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे, या रिको भी बोल सकते हो। तो फेब में तो हुआ नहीं, मार्च में हो गया 400, लेकिन ये बस मार्च तक हो सकता था, उसके आगे नहीं हो सकता था। तो 600 रुपए का क्या कर देंगे, नोट रिकॉर्ड में डाल देंगे। अब 3000 में से 1000 तो गए, तो बाकी बैलेंस कितना बचा, 2000। तो यहाँ पे इन्होंने क्या मेरे को बोला, नॉट रिकवरेबल कौन कितना अमाउंट रहेगा, तो 600, ये मैंने आपको यहाँ 600 दिखा दिया, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू क्या कह रहा है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच पर्टिकुलर इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपका ऑप्शन विच शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड जो है, वो ये बोल रहा है कि इज द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, तो वो गलत है, ठीक है, इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर आते फोर्थ पे, व्हेन राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग इज ओवर, ठीक है, द बैलेंस ऑफ रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, जो भी आपका रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस रहता है, वो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये कौन से, लैंडलॉर्ड के अकाउंट के हिसाब से है, बराबर। फिफ्थ, मिनिमम रेंट आपका जो है 1 लाख पर एनम है, और एक्चुअल रॉयल्टी आपकी 2021 की 80,000 और 22 की 1,04,000 है, और 2023 की 1,12,000 है, और शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर विल बी रिकूप ड्यूरिंग द फॉलोइंग 2 ईयर्स, मतलब वही 2025 वाली 26-27 में, ठीक है। इन विच इट में अराइज हेंस द शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल ड्यूरिंग 23 कितना, तो देखो 2021 का शॉर्ट वर्किंग कितना आ रहा है आपका, -20,000, क्यों, क्योंकि रॉयल्टी आपकी 80,000 है, और आपका मिनिमम रेंट 1 लाख है, तो आपका -20,000 शॉर्ट वर्किंग आ रहा है, बराबर। अब 2022 में आपका 1,04,000 है, और मिनिमम रेंट 1 लाख है, मतलब 4,000 ज्यादा है शॉर्ट वर्किंग, तो ये 20,000 है, वो 4,000 इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब आपका बैलेंस कितना बचा शॉर्ट वर्किंग का, 16,000 बचा। अब 2023 में आते, रॉयल्टी 1,12,000 है, मिनिमम रेंट 1 लाख है, मतलब 12,000 वापस एक्सेस हो गया शॉर्ट वर्किंग। तो आपके पास जो नेगेटिव शॉर्ट वर्किंग थी कितनी, 16,000, 16 में से 12 एडजस्ट कर दो, अब कितना बचा, 4,000। अब इन्होंने पूछा क्या है, हैंस शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल ड्यूरिंग द ईयर 23, तो 23 में हमने शॉर्ट वर्किंग कितनी रिकवर की, 12,000 की, क्योंकि 1 लाख का मिनिमम रेट था, और आपका एक्चुअल रॉयल्टी 1,12,000 आया था, तो वो 12,000 पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया, तो ये इसलिए इसका आंसर क्या आया, 12,000 आया। सिक्स, मिनिमम रेंट आपका जो है वो 2 लाख रुपया है। अब इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, सिक्स वाला जो कर रहे हैं इस तरह का एमसीक्यू आपको आ सकता है। मिनिमम रेंट आपका 2 लाख है एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर, और मिनिमम रेंट जो है इज मोर बाय 50,000 ड्यूरिंग ईच ईयर देन इट्स प्रीवियस ईयर, हेंस व्हाट विल बी द मिनिमम रेंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। अब यहाँ पे देखो, आपका जो ये रेंट है 2 लाख रुपया, ठीक है ना, ये आपका 5वें साल का है, और हर साल 15-15 हजार इंक्रीज हुआ है। तो बोल रहा है सेकंड ईयर में क्या था, तो ये फिफ्थ ईयर का है, तो ये माइनस कर दो 15,000, तो ये फोर्थ ईयर का हो गया, और 15 माइनस कर दो, तो ये थर्ड ईयर का हो गया, और 15 माइनस कर दो, तो ये सेकंड ईयर का हो गया, ठीक है। तो 1,55,000 आपका आंसर आ गया। अब ये सेवंथ को हटा दो, ये इस तरह के एमसीक्यू आपको नहीं आएंगे, लेंदी एमसीक्यू है। एट्थ पे आते हैं, which is the odd account from the following account in the context डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो अगर ओड अकाउंट की बात करें, तो देखो शॉर्ट वर्किंग, ग्राउंड रेंट, रॉयल्टी पेबल अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। ओड अकाउंट की बात करें तो लैंडलॉर्ड अकाउंट है, वो एक आपका कौन सा अकाउंट आ जाता है, पर्सनल अकाउंट आ जाता है, इसके लिए इसको ओड अकाउंट हम बोल सकते हैं, बराबर। रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट जो आपका अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अब आते हैं 10th एमसीक्यू पे, मिनिमम रेंट आपका 26,000 है, एक्चुअल रॉयल्टी आपकी 32,000 है, ठीक है। ग्राउंड रेंट आपका 3,000 है, तो अमाउंट पेबल अगेंस्ट शॉर्ट वर्किंग जो आपके पास है वो 4,500 है, तो आपको लैंडलॉर्ड को कितना देने का, तो देखो एक्चुअल रॉयल्टी 32 है, मिनिमम 26 है, तो एक्चुअल रॉयल्टी भरेंगे क्योंकि वो ज्यादा है ना,
अब कितनी ज्यादा है, 6000 ज्यादा है, तो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस मेरे पास 4500 है ऑलरेडी, बराबर। तो मैं 32,000 में से 4500 को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 6000 ज्यादा मैं पे कर रहा हूँ, तो 4500 पूरा का पूरा एडजस्ट होगा। तो 32,000 में से 4500 माइनस कर दो, 27,500। अब ग्राउंड रेंट जो होता है वो फिक्स्ड रेंट होता है, वो इसके मिनिमम रेंट के कंपैरिजन में आप नहीं बात कर सकते, वो फिक्स्ड होता है, एक तरह का भाड़ा हो गया जमीन का। तो ये 30,500, वो 3,000 इसमें प्लस कर देना, टोटल 30,500 आपको पे करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को। विच अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड, तो या तो रॉयल्टी या तो मिनिमम रेंट, जो उसमें से ज्यादा होगा वो हम लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। 12, शॉर्ट वर्किंग लॉस क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग लॉस क्या होता है, मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी माइनस कर दो, वो आपका शॉर्ट वर्किंग लॉस आ गया। अभी विच टाइप ऑफ रॉयल्टी अकाउंट इज, रॉयल्टी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइंड आउट नंबर ऑफ मशीन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स में क्या करना, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स को प्लस करके ओपनिंग माइनस कर दो। एमसीक्यू अगर ऐसा आता है तो ऐसा ही आएगा। तो 450 में से 100 गया तो कितना आया, 350। कैसे निकालते, ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट से, यहाँ पे ओपनिंग डाला आप लोगों ने 100, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डाला 50, यहाँ पे सेल डाल दिया कितना 400, ये 450 हो गया, ये 450 हो गया। तो बीच का ये ओपनिंग माइनस कर दो, तो बीच का डिफरेंस जो बचा वो क्या आ गया, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग मशीन, ठीक है ना, 350। अब चले आगे। 15, इफ रॉयल्टी जो है इज लेस देन मिनिमम रेंट, अगर रॉयल्टी आपके मिनिमम रेंट से कम है तो क्या हो गया, विच अमाउंट, कौन सी अमाउंट पे करेंगे, तो मिनिमम रेंट पे करेंगे आप। 16, इन द बुक्स ऑफ लेसर शॉर्ट वर्किंग इज कॉल्ड रॉयल्टी पेबल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो थोड़ी पे करेगा, रॉयल्टी पेबल सस्पेंस अकाउंट में नहीं, और रॉयल्टी रिसीवेबल सस्पेंस अकाउंट, ये करेक्ट है, यहाँ डी दिया है। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है ना, वो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट होगा सर, जैसे इधर पेबल है ना, तो इधर रिसीवेबल होगा, ये सस्पेंस नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, ये वाला डी फिर करेक्ट है, क्योंकि ये रॉयल्टी रिसीवेबल सस्पेंस अकाउंट, इन शॉर्ट रॉयल्टी रिसीवेबल सस्पेंस अकाउंट, जहाँ पे लिखा हो उधर टिक कर देना। ये जो है इधर सस्पेंस नहीं होगा, जैसे कैसे इधर पेबल है, फिर पेबल सस्पेंस है, तो ये भी रिसीवेबल रिसीवेबल सस्पेंस होगा। तो ये एमसीक्यू में प्रिंट मिस्टेक आप कह सकते हो, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, रॉयल्टी रिसीवेबल सस्पेंस अकाउंट। अब 17, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड मतलब क्या हो गया, तो रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड क्या हो गया, रॉयल्टी जो जहां पे मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा। अब 18th वाला, रॉयल्टी आपका 64,000 है, मिनिमम रेंट आपका 80,000 है, और 3 महीने के लिए स्ट्राइक आ गया, मिनिमम रेंट हमको रिड्यूस करना है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, तो हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड टू लेजर। तो देखो पहले तो 80,000 जो है वो 12 महीने का है, 3 महीना स्ट्राइक है, तो बाकी कितने साल बचे, 9 महीने बचे, तो इंटू 9 डिवाइड बाय 12 कर दो, तो आपका मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेट रिड्यूस करते हैं 3 महीना, तो 60,000 आता है। रॉयल्टी आपका 64,000 है, तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा होगा वो पे करना है, तो 64,000 है, वो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 19th में, मिनिमम रेंट आपका जो फर्स्ट ईयर का है 1 लाख है, और वो इंक्रीज हो रहा है 10,000 ईयरली, 3 इयर्स के लिए। फर्स्ट ईयर में लाख है, और बाकी के 3 साल 10,000 इंक्रीज कर रहे हैं ये लोग, एंड आफ्टर डेट विल इंक्रीज 10%, और उसके बाद 10% बढ़ता जाएगा। तो हमें बताओ 6th ईयर में कितना रेंट होगा। तो देखो फर्स्ट ईयर में तो ये 1 लाख हो गया, अब आने वाले 3 साल में 10,000 बढ़ेगा, मतलब चौथे साल तक, तो सेकंड ईयर में 10,000 एक बार, थर्ड ईयर में 10,000 2 बार, और फोर्थ ईयर में 10,000 3 बार। अब 10-10% हमको इंक्रीज करना है, तो छठे साल मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, 10-10% इंक्रीज करना पड़ेगा। ये 5वें साल में 10% इंक्रीज कर दो, ये छठे साल में 10% इंक्रीज कर दो, तो 1,57,300 आपका आ गया। अब ये फॉलोइंग डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हमको 2022 और 23 का क्या निकालना है, मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग 2 इयर्स, तो आपके यूनिट सोल्ड प्लस कर दो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो ओपनिंग, तो 750 में 300 प्लस कर दो तो कितना हो जाता है, 1,050। 1,050 में से 150 माइनस कर दो तो 900,
तो ये 900 बी या डी में से अभी आएगा। फिर 2023 का देखते हैं, 1050 पे प्लस कर दो 450, मतलब 1500, 1500 में 300 के तो 1200, तो 900 और 1200 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 20 में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेल दिया है आपको, हमें वही निकालना पड़ेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, तो 100 प्लस 500, 600 में से 200 गया तो 400। ठीक है, ये आपका 400 आ जाएगा, ये आपका 400। 22 रॉयल्टी आपका 32,000 है, मिनिमम रेंट आपका 40,000 है, 3 महीना वापस स्ट्राइक आई, कुछ भी काम नहीं हुआ, मिनिमम रेंट को आप रिड्यूस कर दो प्रोपोर्शनेट। अब कितना पे करना है, तो 40,000 पहले 9 महीने का निकाल दो, तो 30,000 आपका मिनिमम रेंट आ रहा है, रॉयल्टी 32 है, तो रॉयल्टी ज्यादा है तो वही पे करेंगे। ठीक है, 11th वाला क्या बोलते, सॉरी 23 वाला, लीज कॉन्ट्रैक्ट बिगिन हुआ 1/1/2014 को, और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपका 10 साल है, 10 साल का है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूप्ड विद 2 सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, और आपके पास अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग 2022 में 10,000 है और 2023 में 7,000 है रिस्पेक्टिवली। हाउ मच अमाउंट विल बी रिटर्न ऑफ टू द पीएनएल अकाउंट, कितना अमाउंट हम पीएनएल में लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, 1,000 सॉरी 1/1/2014 से आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, तो 2014 है वो फर्स्ट ईयर हो गया, फिर 15 सेकंड ईयर हो गया, 16 थर्ड ईयर हो गया, 17 18 19 20 21 22 23, तो 23 ईयर है वो आपका लास्ट ईयर है, मतलब उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो 2023 के बाद आपको शॉर्ट वर्किंग वैसे ही एडजस्ट करने को नहीं मिलती। इस वजह से जो लास्ट ईयर होता है उधर आपका शॉर्ट वर्किंग जितना भी होता है वो पूरा का पूरा हम कहाँ लेके जाते हैं, अनरिकॉर्ड में लेके जाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। तो आपका 10 और 7 है, यहाँ पे 31/12/23 आ चुका है जो कि लास्ट ईयर है, तो ये पूरा का पूरा 17,000 हम कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे 2015 होता तो मैं कुछ भी नहीं लेके जाता, बराबर, क्योंकि 2022 भी है वो 23 और 24 में एडजस्ट होगा। चलिए आगे, 24 फॉलोइंग डेटा हमारे पास है, हमें जस्ट क्या निकालना है, मैन्युफैक्चरिंग रेट। तो 500 प्लस 200, सॉरी, हाँ सही है, 500 प्लस 200 700, 700 में से 100 गया तो कितना बचा, 600। 700 प्लस 300 हजार, हजार में से 200 गया तो 800, 600 और 800 आपका करेक्ट आंसर, ये बी वाला। ठीक है, अब चलते हैं 25th पे। डेबिट बैलेंस शॉर्ट वर्किंग का 6,000 है, रॉयल्टी फॉर द ईयर 15,000 है, मिनिमम रेंट आपका 12,500 है। इफ शॉर्ट वर्किंग बैलेंस इज रिटर्न ऑफ द करंट ईयर, हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। करंट ईयर में ही खत्म करना है, तो देखो पहले तो दिखाओ कि कितना ज्यादा है आपका। 15,000 में से 12,500 निकाल दो, तो इन शॉर्ट आप 2500, आप ज्यादा रॉयल्टी आपका है तो ये 6,000 में से एडजस्ट कर सकते हो। तो बाकी 3,500 है वो पूरा का पूरा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओ, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट ईयर एडजस्ट होगा नहीं। 26 रॉयल्टी 20,000 है, मिनिमम रेंट 25,000 है, वापस स्ट्राइक हुआ, 3 महीना दुकान बंद था। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 18,750 रॉयल्टी बनना पड़ेगा भाई, 20,000 का रॉयल्टी बनना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम बहुत कम हो गया। 20,000 का रॉयल्टी हमने पे कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया चैप्टर 1 कंप्लीट, अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी। आ जाते हैं फायर क्लेम में। फर्स्ट एमसीक्यू फायर क्लेम का, फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड क्या करता है, कवर किसके लिए, टेंजिबल एसेट के लिए। ओपनिंग स्टॉक 27,000 है, परचेस 1,65,000 है, सेल्स दिया गया है, गुड्स सेल्वेज भी दिए गए। अब ग्रोस प्रॉफिट आपको देके रखता है परसेंटेज पे, और आपको क्या निकालना है, गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स बर्न्ड बाय फायर। तो यहाँ पे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा जब जब ये सम आएगा। ठीक है, जब जब ये सम आएगा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। सेल कितना है आपका, 2,40,000 है,
ये मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, उसके बाद ओरली कैलकुलेटर में बता दूंगा आपको। ये सेल है, उसके बाद ओपनिंग 27 है और परचेस 1.65 है, तो 27 और ये 1.65 परचेस, और ये आपका 50% ऑन कॉस्ट है। क्या जीपी 50% ऑन कॉस्ट मतलब 33.33%। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था 50% ऑन कॉस्ट है, तो मतलब पहले 50 ऊपर लिखो, फिर नीचे 100 प्लस कर दो तो 150 हो गया, और इसको इंटू 100 के साथ कर दो, तो ये आपका 33.3333% आएगा। 50 डिवाइड बाई 150 इंटू 100। क्लियर? अब ये 33.3%, 240 का 33.333% करे तो आपका 80,000 आ रहा है, करीब करीब 80,000 आपका क्या आ रहा है, जीपी आ रहा है। अब बैलेंस फिगर क्या आ जाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है ना? तो 27 प्लस 165 प्लस 80 माइनस कर दो 240, तो 32,000 का आपके पास क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब 32,000 में से 2250 माइनस कर दो, क्योंकि गुड्स बच गए, तो 29,750 का आपका क्या आ गया, गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स बर्न्ड बाय फायर। चलिए बढ़िया। सम नंबर 3 देखते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल रहा है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, सेल्वेज प्लस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो 8 प्लस 2 10 लाख का तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है 7 लाख की, जो कि एक तरह से ये क्या हो गया, अंडर इंश्योरेंस हो गया। तो आपको ये क्या बोल रहे हैं, देयर इज एन एवरेज क्लोज पॉलिसी, द अमाउंट ऑफ क्लेम बताओ। तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है कि आपने 10 लाख के स्टॉक पे 7 लाख का पॉलिसी लिया, तो 8 लाख का गुड्स चला, तो कितना इंश्योरेंस, तो 8 लाख इंटू जो भी आपका गुड्स बर्न हुआ उसको मल्टीप्लाई करो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, डिवाइड करो क्लोजिंग स्टॉक के साथ, तो 5,60,000 आपका क्या आ गया, अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया 5,60,000। करेक्ट? अब 3 साल का प्रॉफिट है, 18 19 20 का जीपी 15 20 18, व्हाट विल बी द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 21, तो एवरेज आएगा, फ्लक्चुएशन हो रहा है यहाँ पे, तो 15 प्लस 20 प्लस 18 डिवाइड बाय 3, तो 17.67 इट्स द करेक्ट जीपी। फिफ्थ एमसीक्यू, स्टॉक ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 9 लाख, सेल्वेज 9 लाख, और सॉरी 1 लाख, वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितना है, 8 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक तो पहले कितना है आपका, डिस्ट्रॉयड जो हुआ, और गुड्स सेल्वेज प्लस कर दो, तो 9 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया, 10 लाख हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लेके 8 लाख की लेके रखी है, तो ये आपका नेट इंश्योरेंस हो गए। तो बाकी आपके गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुए 9 लाख के, उस पर कितना क्लेम होगा, तो 9 लाख जो गुड्स बर्न्ड बाय फायर है उसको डिवाइड कर दो, सॉरी इंटू कर दो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ 8 लाख, अब डिवाइड कर दो क्लोजिंग स्टॉक के साथ मतलब 10 लाख, तो 7,20,000 आपका आ गया। अब सिक्स्थ पॉइंट, वापस स्टॉक ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 4 लाख, स्टॉक सेल्वेज 50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 4.5 लाख। इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख की रह के रखी, तो ओवर इंश्योरेंस हो गया, बराबर ना। तो ये पूरा जितना भी कुछ डिस्ट्रॉय हुआ 4 लाख, ये पूरा का पूरा हमको क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम मिलेगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो फायर क्लेम का मैराथन अपलोड करके रख दिया है मैंने, ठीक है ना, आप जाके देख लो तो आपको डीपली समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं सेवंथ पे। ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, परचेज 230 है, सेल 3 लाख है, गुड सर्विस 7,250 है, ग्रोस प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट मतलब 33.33% ऑन सेल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 3 लाख का 33.333% निकाल दूं, तो मेरा जीपी आ रहा है 1 लाख, तो बस ओपनिंग स्टॉक प्लस 1 लाख का जीपी और परचेज 2,30,000, 3.5 आया, उसमें से सेल माइनस कर दो, तो क्लोजिंग स्टॉक 50,000 आ गया, गुड सेल्वेज माइनस कर दो, तो 42,750 का मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स बर्न्ड बाय फायर। एट्थ वाला, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए फायर से 10,000, सेल्वेज 2,000 है,
मतलब क्लोजिंग स्टॉक आ गया 12,000 का। इंश्योरेंस पॉलिसी 9,000 की है, अगेन अंडर इंश्योरेंस हूं मैं, तो कुछ नहीं, 10,000 इंटू 9,000 डिवाइड बाय 12 कर दो, 7,500 का आपका क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम। अब यहाँ पे वापस ओपनिंग स्टॉक ये रहा, सब कुछ वही चीज है, देख लो आप। पहले तो मैं 1.5 लाख का 50% ऑन कॉस्ट है, मतलब 33.33% कर दूंगा। तो 50,000 आया मेरा जीपी, तो 25 प्लस 50 प्लस 125 परचेज जीपी, और ओपनिंग स्टॉक को परचेज कर दिया, 2 लाख आया, माइनस कर दो 1.5 लाख, तो मेरा 50,000 आया, 10,000 कर दो गुड सेल्वेज माइनस, तो 40,000 का अमाउंट ऑफ क्लेम आया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्रेडर एंड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रेडर एंड इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनसेट द लॉस सफर्ड बाय द ट्रेडर। जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेट करेगी, ये रिलेशन है। 11th, स्टॉक ऑफ गुड्स डेस्ट्रॉयड 270 है, सेल्वेज 30 है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हो गया 3 लाख रुपए का। इंश्योरेंस 240 का है, तो अंडर इंश्योरेंस हो, तो जो भी आपका 270 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 300, 2,16,000 का आपका अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा। अभी 33.33% ऑन सेल है ना, ठीक है, तो 6 लाख का 33.33%, 2 लाख, सही है। तो 90,000 आपका ओपनिंग, 370 परचेज, और 2 लाख आपका क्या आ गया जीपी, माइनस कर दो 6 लाख सेल, तो 60,000 का आपका वो आया क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दो गुड सेल्वेज 7.5, तो 52,500 का आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स बर्न बाय फायर, इट्स नॉट अमाउंट ऑफ क्लेम। अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमारे पास ये रही, ओपनिंग स्टॉक 30 है, परचेज 345 है, सेल 4.5 है, जीपी 50% ऑन कॉस्ट है, तो पहले तो वही सेल का जीपी निकाल दूं, 4.5 का 33.3333%, तो ये आपका क्या 1.5 लाख रुपया, तो 30 प्लस 1.5 प्लस 345 माइनस 4.5 कर दे, 30 प्लस 345 प्लस 1.5 माइनस कर दे 4.5, तो 75,000 आया, माइनस कर दो 7.5, तो 67,500, ये रहा। ठीक है, 14 में देखते, द गुड्स ऑफ 7,500 ऑफ वर्धमान ट्रेडर वे डिस्ट्रॉयड इन फायर। ठीक है, एट द टाइम देयर वर गुड्स वर्थ ₹10,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का था, इंश्योरेंस पॉलिसी तुमने 5,000 की लेके रखी है, तो बस 7,500 इंटू कर दो इंश्योरेंस पॉलिसी 5,000, और क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड में कर दो 10,000, 3,750 रुपए का उसको मिलेगा अमाउंट ऑफ क्लेम। 15th आपका वही है, सेल कितना है आपका 2,10,000, उस पर निकाल दो 33.33%, सेल है आपका 2,10,000, उसका 33.333% करेंगे, तो आपका 70,000 आपका क्या आ गया जीपी आ गया, तो 20,000 प्लस जीपी 70,000, परचेज 1.5 लाख, माइनस कर दो 2,10,000 का सेल, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 30,000, गुड सेल्वेज 2,750 है, तो 27,250, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स बर्न्ड बाय फायर। अगर फर्स्ट एमसीक्यू देख लिया है तो ये सब एमसीक्यू मैंने डायरेक्टली करवाया। क्लियर, तो चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। चले चैप्टर 3 की ओर, फायर क्लेम अकाउंट 2। ठीक है, अब इंडिमनिटी पीरियड और इन 6 मंथ्स स्टैंडर्ड टर्नओवर था 20,000 का, और इंडिमनी पीरियड का एक्चुअल टर्नओवर था 8,000 का, तो शॉर्ट सेल कितना हो गया, तो जो भी पिछला स्टैंडर्ड टर्नओवर है 20,000, उसमें से माइनस कर दो जो भी आपका करंट इंडिमनिटी पीरियड का टर्नओवर है 8,000, तो 20 माइनस 8 करेंगे तो 12,000 आपका क्या आ गया, शॉर्ट सेल आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाला, अगर इंडिमनी पीरियड का सेल जो है वो 20,000 का है,
और लास्ट 3 इयर्स का सेम आपका सेल 1 लाख रुपए का था और रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट 15,000 का है, तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सम इंश्योर्ड ये वाला छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है। हमको निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। तो देखो बच्चों, आपने 1 लाख की सेल पिछले साल की थी और 20,000 की इस बार कर रहे हो जब ये आपका इंडिपेंडेंट पीरियड है, तो आपने कितनी कम सेल की? 80,000 की शॉर्ट सेल की, तो वो शॉर्ट सेल का ही आपका लॉस होगा। तो 80,000 इंटू 15% कर दो, तो 12,000 का जो जीपी का नुकसान हुआ वो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा। ठीक है, जो भी शॉर्ट सेल था वो। अब निखिल इंश्योर्ड द मशीनरी, ये उसी की तरह हो गया। एवरेज जो भी अपन 5 में स्टॉक का करते थे या मशीनरी का, 90,000 की कॉस्टिंग है, आपने इंश्योरेंस लेके रखा है 75,000 का। अब पार्ट ऑफ मशीनरी फायर हो गई और आपको उसका 9,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अमाउंट ऑफ क्लेम बताओ। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो 90,000 की मशीनरी थी, 75,000 का मैंने इंश्योरेंस करा के रखा, तो मेरे को जो लॉस हो रहा है, मतलब मुझे वुड सेल्वेज जैसे माइनस करते थे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स बंट आ गया ना, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी बंट कितनी होगी? 81,000 की। तो 81,000 इंटू करूंगा इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट और डिवाइड कर दूंगा 90,000, तो 67,500 का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट होगा। ठीक है, कंसिक्यूटिव लॉस पॉलिसी इंडिपेंडेंट क्या करता है? रेवेन्यू लॉस। एवरेज क्लोज इन ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी प्रोटेक्ट किसको करता है? इंश्योरेंस, इंश्योरर को करता है। ठीक है, जो भी इंश्योरर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। इफ इंडिमिनिटी पीरियड 6 मंथ्स के लिए है, अब देखो वही है, स्टैंडर्ड टर्नओवर 30 है, इंडिमिनिटी पीरियड का जो कि आपका 12,000 है, तो शॉर्ट सेल कितनी होगी? तो 30 में से 12 गया तो कितना बचा? 18,000। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड और इंडिमिनिटी सेल का क्या होता है? शॉर्ट सेल बोलते हैं उसको। डिफरेंस जो बीच का रहता है उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल। अगेन एट 3 महीने का जो स्टैंडर्ड टर्नओवर है वो 15,000 है और इंडिमिनिटी पीरियड जो कि आपका 2500 है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल कितनी आ गई? 12,500 बराबर। 15 में से 2500 गया तो 12,500। कंसिक्यूटिव लॉस पॉलिसी फॉर फायर इंश्योरेंस गिव्स इंश्योरेंस अगेंस्ट किसके? प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट। ठीक है, अब 10th लास्ट इंडिमिनिटी पीरियड जो कि लास्ट 3 ईयर्स का है और सेल ड्यूरिंग द इंडिमिनिटी पीरियड जो कि है वो ये रहा 27,000। सेल इन द प्रीवियस ईयर फॉर करस्पॉन्डिंग इंडिमिनिटी पीरियड 50,000 है। एनुअल टर्नओवर जो है वो आपका 2 लाख है एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन सेल इज ईयर 10% है। फाइंड द अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल। अब देखो यहाँ पे आपको जस्ट क्या देखना है कि प्रीवियस जो मतलब इंडिमिनिटी पीरियड में जो आपका 3 साल का सेल है वो कितना है? 27,000 है। अगर कंपेयर करें सेम जो मंथ है उसकी कंपैरिजन करें पिछले साल के साथ, तो उस साल 50,000 की थी, तो आप क्या करोगे? सिंपल वही करोगे, 50 माइनस 27, 23 का शॉर्ट सेल हुआ। लेकिन गलत बात है, करंट ईयर में आपका 10% का इजाफा मतलब कि इंक्रीज हुआ है सेल में, तो आपको पिछले साल में भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 50 प्लस करना पड़ेगा 5%। अब ये मैं कह सकता हूँ कंपैरिजन प्रॉपर हो रहा है। तो 52,500 माइनस कर देते 27, तो 25,500। एक सेकंड, 50,000 प्लस आपका कितना आ गया? प्लस करते 10%, 55,000 माइनस करना है 27,000 में, तो टोटल 28,000 का शॉर्ट सेल आया, बराबर ना? वैसे आप नॉर्मली क्या करते हैं? 50 में से 27 करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला 10% इंक्रीज हो रहा है ना, तो हमको 10% इंक्रीज करना पड़ेगा पिछले साल में भी। ठीक है, तो ये बस सिंपल फायर क्लेम जो भी आपका कंप्लीट हो चुका। अब चलते आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का, जो कि एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंट है ड्यूरिंग द प्राइस राइजिंग? अगर प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट ये लोग करेक्ट बोल रहे हैं? तो ये फर्स्ट बोल रहे हैं तो लिफो मेथड विल प्रोड्यूस लोअर प्रॉफिट। ठीक है, एंड द फिफो मेथड, सॉरी, द लिफो मेथड जो है विल प्रोड्यूस लोअर प्रॉफिट देन द फिफो मेथड एंड लोअर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूज। तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो ही करेक्ट है, क्योंकि जब भी अगर प्राइस राइज हो रहा है तो लिफो मेथड जो की है वो प्रोड्यूस करेगा लोअर प्रॉफिट देन द फिफो। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट प्राइस आ रही है। अभी जहां 10 रुपए का पहले आता था
आपका गोल्ड आज की तारीख में 30 रुपए का आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लिफो मेथड क्या रहेगा, वो लोअर प्रॉफिट जनरेट नहीं करने देगा, विल प्रोड्यूस लोअर प्रॉफिट अदर देन लिफो मेथड और लोअर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूज। बराबर, तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट है वो गलत है। बराबर, क्योंकि यहाँ पे अगर लिफो मेथड के साथ चलोगे, बराबर, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हायर हो ही नहीं सकता, एंड हायर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछला जो आपने परचेस किया वो तो कितना लोअर प्राइस में किया होगा, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया जा सकता है, क्योंकि आप जितना भी लेटेस्ट आ रहा है हायर प्राइस का वो तो आप निकाल रहे हो, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक तो पिछला जो पड़ा है वो तो लोअर वैल्यू का ही है ना, इसके लिए वहां पे आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तो जो है वो लोअर ही रहेगा, बराबर, हायर नहीं होगा। और फिफो मेथड के साथ करोगे तो यहाँ पे आपका लोअर प्रॉफिट जनरेट हो ही नहीं सकता, यहीं पे ही आपका गलत आ जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि आपने आज गोल्ड की बात कर लो, आज ₹1,00,000 है सपोज करो, ठीक है, करीब करीब तो पहुंच चुका है, आपने 10,000 में करीब करीब लिया होगा 2005 में 6 में, तो अगर मैं बात करूं फिफो मेथड से, तो आपका प्रॉफिट वहां लोअर हो ही कैसे सकता है, आपका प्रॉफिट रिड्यूस लोअर होना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि आज मैं अगर लेता हूँ 80,000 का, कल 82,000 का अगर सपोज करो गोल्ड की कीमत होगी, तो यहाँ प्रॉफिट क्या हो गया, मेरा कम हो गया, ठीक है, कितना हो गया प्रॉफिट, 2,000 का। लेकिन मैंने 2005 में 10,000 का लिया होता और आज मैं उसको बेचूंगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो ये फिफो मेथड में तो लोअर प्रॉफिट का सीन आता ही नहीं है, ठीक है। और बी में ये लोअर प्रॉफिट करेक्ट है कि प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन फिफो मेथड हायर क्लोजिंग स्टॉक का होगा वो नहीं चलेगा, सॉरी, फिफो लिफो मेथड के हिसाब से हायर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा वो नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लिफो मेथड, बराबर, तो ये जो डी है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू आर मोर रियलिस्टिक, बराबर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडवांटेज लिफो मेथड के हिसाब से, क्योंकि देखो मैंने 2005 में 10,000 का गोल्ड लिया और आज लिया 80,000 का, बराबर, मैं लिफो मेथड यूज करता हूँ, तो कल कस्टमर आएगा तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने कल 80,000 का लिया वही बेचूंगा, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से वो रियलिस्टिक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा 10,000, कौन सा वाला, 2005 वाला, तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूज आर मोर रियलिस्टिक, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एडवांटेज नहीं है इसका, बराबर, कि जहां पे हमको क्लोजिंग स्टॉक है वो मोर रियलिस्टिक नहीं मिलती है यहाँ पे, फिर ये कहना चाहता हूं मैं, ठीक है, और ये एमसीक्यू। अब थर्ड पॉइंट में वेटेड एवरेज आपका जो 150 यूनिट का है वो 32 रुपया है, और टोटल कॉस्ट 60 यूनिट का 2100 रुपया है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई रिमेनिंग जो भी आपकी यूनिट है उसकी, तो आप क्या करो, सबसे पहले 150 इंटू 32 कर दो, तो कितना आ गया 4800। अब 60 इंटू, अच्छा 60 यूनिट का 2100 इन्होंने देके रखा है, तो बस 150 इंटू 32 करो, तो 4800 में से 21 माइनस कर दो, तो कितना है 2700। अब ये 2700 को डिवाइड कर दो 90 के साथ, बराबर, क्योंकि 150 में से 60 गया तो कितना बचा 90, तो बाकी 30, इसको बोलते हैं रिमेनिंग यूनिट का जो कॉस्ट है वो आ गया 30। सेम यहाँ पे भी है, वेटेड आपका 100 इंटू 280, तो 28,000 आ गया, माइनस कर दो 10,000, तो 18,000 आपका वैल्यू आया, और यूनिट कितना है 60, 100 माइनस 40, तो 300, 300 रेट है वो आपका करेक्ट है, क्लियर। फिफ्थ, इन विच सिस्टम हायर प्राइस गुड्स आर फर्स्ट यूज, तो हायर प्राइस गुड्स आर फर्स्ट यूज कौन से सिस्टम में, FIFO मेथड में, ठीक है, हायर इशूड फर्स्ट आउट, ऐसा है। सिक्स्थ, इन विच मेथड गुड्स रिमेन इन द स्टॉक ऑफ लास्ट परचेज, कौन से गुड्स कौन से मेथड में गुड्स रिमेन इन द स्टॉक ऑफ द लास्ट परचेज, तो ये आपके FIFO मेथड में, मतलब क्या कहता है कि आज मेरे पास गुड्स कौन सा है, लास्ट परचेस वाला, तो जब मैं FIFO मेथड यूज करूंगा फर्स्ट वाला पहले निकालूंगा, तभी तो मेरा लेटेस्ट परचेस वाला स्टॉक होगा, वही मेरे पास अवेलेबल रहेगा ना। और फर्स्ट परचेस में कौन सा, लिफो वाले में नया आ रहा है वही पहले बेच रहा हूँ, तो पुराने वाले तो वही पड़े रहेंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये अगर मैं बात करूँ ना सिक्स वाला, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट परचेस की बात हो रही है ना, देखो मेडिसिन ले लो या फूड्स ले लो, आप कोई भी किरानी दुकान में जाओगे तो ओल्ड स्टॉक होगा वो पहले खाली होगा, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट परचेस की बात करो तो एलोकोल ले लो, तो एलोकोल जितनी पुरानी उतनी अच्छी, तो ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। एट्थ,
in which method stock is valued at a price which is almost near to current market price. तो FIFO मेथड सही है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे फर्स्ट आ रहे हैं कोई भी प्राइस है वो निकलता जा रहा है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस तो हमको लेटेस्ट वाली परचेस ही देगी ना, तो वो हमारे पास स्टॉक भी तो लेटेस्ट वाला ही है क्योंकि पहला वाला तो हम निकालते जा रहे हैं। तो FIFO मेथड जो है वो आंसर करेक्ट है क्योंकि उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है वो आपका वो नियरेस्ट टू करंट मार्केट प्राइस रहता है। अब चले आपका कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ शेयर्स, बहुत ही कम एमसीक्यू है। व्हेन शेयर कैपिटल इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, ठीक है, जब शेयर कैपिटल स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है और स्टॉक इशूड एट डिस्काउंट, द फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक हमेशा क्या रहता है, मोर देन फेस वैल्यू ऑफ शेयर रहता है, ठीक है। अगर ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज किया जाए तो कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल इशू करते तब होती है। ऑथोराइज कैपिटल एक जनरली क्या होता है, 10 लाख का कंपनी का कैपिटल होता है ऑथोराइज, और 20 लाख करना चाहती है तो 20 लाख का लिए एक एमओए पास होता है, ठीक है, या एओए पास, जो भी फॉर्मेलिटीज कंप्लायंस है वो पास होते हैं। बाकी इसमें कोई भी जनरल एंट्री आपके पास नहीं होती है, ये जस्ट ऑन बुक्स होता है। आप कोई भी अगर बुक देखोगे कंपनी का, उसमें लिखा होता है दिस कंपनी ऑथोराइज कैपिटल ये, तो जहां ऑथोराइज कैपिटल 10 था वहां 20 हो जाएगा बस, कि वो 20 तक इशू कर सकती है मार्केट में बाद में, ठीक है। उसके लिए कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती। थर्ड, कंपनी ने कन्वर्ट कर दिए 10 इक्विटी 10 रुपए के हिसाब से स्टॉक और उसका वैल्यू है 105 रुपया, तो इसमें से कौन सी बुक्स में, कंपनी और बुक्स में कौन सी जनरल एंट्री आएगी, तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट विल बी क्रेडिट ₹105, ये वाली करेक्ट एंट्री है। इक्विटी स्टॉक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। फोर्थ, विच शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, तो जो फुल्ली पेड होते हैं वही होंगे, पार्टली पेड नहीं होंगे। कन्वर्टिंग द शेयर्स ऑफ हाई वैल्यू इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू इज कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ शेयर, या तो आप एक और बार इसका स्प्लिटिंग, ठीक है, 10 रुपए का शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है, उसकी 5 रुपया हो जाना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब डिवीजन ऑफ शेयर या तो स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स भी कह सकते हो। कंपनी हैज कन्वर्टेड 10 इक्विटी शेयर्स और ₹10 इनटू 105 स्टॉक में, द बुक्स ऑफ कंपनी में जनरल एंट्री देखते क्या आएगी, तो इक्विटी स्टॉक जो है क्रेडिट होगा 105 में, ये भी करेक्ट है, और डिस्काउंट ऑन इक्विटी स्टॉक विल बी डेबिटेड 5, ये भी करेक्ट है, तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट है। बाकी स्टॉक प्रीमियम वाला ये करेक्ट नहीं था, बराबर, तो ए एंड बी इज करेक्ट। ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब इशू ऑफ बोनस शेयर के एमसीक्यू, कुल 13 से 14 एमसीक्यू है। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी कर सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकता है, कैपिटल रिजर्व से भी कर सकता है, जनरल रिजर्व से भी, तो एनी अकाउंट फ्रॉम द अबव, ये सब के सब करेक्ट है। सेकंड, राइट शेयर मींस सच शेयर व्हिच आर इशूड, राइट शेयर मतलब क्या हो गया, टू प्रेजेंट शेयर होल्डर टू हुम दे आर फर्स्टली ऑफर्ड, इसके लिए उसका नाम ही राइट शेयर है, ठीक है। जो प्रेजेंट शेयर होल्डर होते हैं ना उनको पहला हकदार दिया जाता है, ऑफर उनको पहले किया जाता है। मिनिमम टाइम पीरियड फॉर टू बोनस शेयर इज मस्ट बी, तो कोई भी मिनिमम टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं है, नन ऑफ द अबव है। बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, या प्रॉफिट क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, या डेवलपमेंट रिपेड रिजर्व। तो प्रॉफिट क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट है ना, उसमें से आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। इशू ऑफ बोनस शेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स फुली पेड, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो बात आएगी कि वो पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो रहता है वो फुल्ली पेड अप शेयर्स में कर सकते हैं। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर आउट ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल रिजर्व। यूज ऑफ बोनस आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड मेकिंग पार्टली पेड अप, तो देखो ये वाला भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दोनों ऐसे हैं कि जो पार्टली पेड अप शेयर्स और फुल्ली पेड अप नहीं कर सकते, ठीक है। Which account can be used for issuing fully paid bonus share, तो CRR, CRR fully paid up shares को क्या कर सकते हैं, which account can only be used issuing fully paid up bonus share, वो किसमें,
CRR, वो पार्टली पेड अप में नहीं था, फुल्ली में था, बराबर। ये कंप्लायंस है कंपनी एक्ट के। 9th, Ruju Limited has issued 5,000 equity shares of ₹100 each, which are fully paid up. Resolution passed हुआ by the company issued 3 shares as bonus shares against every 5 existing shares. प्रीमियम कितना है? 8%. एडुकेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो 3 शेयर्स 5 शेयर्स के अगेंस्ट मिल रहा है, तो 3 इंटू 5,000 डिवाइड बाय 5 कर दूं तो मुझे मिल गए 3,000 शेयर्स। अब 8% प्रीमियम मतलब के 100 का 8% मतलब 108, तो 3,24,000 जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, बराबर। 13 बोनस शेयर कैन बी इशूड फ्रॉम 13 से, अच्छा यहाँ ऊपर है ना, जनरली टू होम बोनस शेयर कैन बी गिवन, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। पार्थ लिमिटेड ऑफर कर रहा है 1 राइट शेयर 10 रुपीज के, वन पार्थ लिमिटेड ऑफर्स 1 राइट शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर ₹20, अच्छा 20 रुपए के हिसाब से। इट्स शेयर होल्डर फॉर एवरी 3 शेयर्स। द मार्केट वैल्यू जो शेयर की थी वो 32 थी, कैलकुलेट करिए द वैल्यू ऑफ राइट शेयर। तो कुछ नहीं, इसमें खाली करो आप क्या, मार्केट प्राइस माइनस राइट शेयर का प्राइस 12, टोटल शेयर कितने हो गए? 3 तो आपके पास थे, 1 आपको मिलेगा, तो 4 डिवाइड कर दो, 3 रुपया, 3 रुपीज आया शेयर का भाव, ठीक है। अब यहाँ पे 12th में चलते, आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर, जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो कैश बैलेंस एंड शेयर कैपिटल इंक्रीज, कैश बैलेंस का रोल ही नहीं आएगा, कैश बैलेंस डिक्रीज, कैश बैलेंस का रोल नहीं आएगा। रिजर्व एंड शेयर कैपिटल बोथ इंक्रीज, तो यहाँ पे कह सकते हैं रिजर्व भी आपके जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, शेयर कैपिटल भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल गलत, क्योंकि शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा वो बात सही है, रिजर्व जो है वो इंक्रीज नहीं होता, रिजर्व आपके डिक्रीज होते हैं, क्योंकि रिजर्व में से तो आप उसको बोनस दे रहे हो, ठीक है, तो रिजर्व डिक्रीज होता है और शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है। अब बोनस शेयर कैन बी इशूड फ्रॉम, तो CRR, ठीक है, बोनस शेयर हम CRR से इशू कर सकते हैं, रिजर्व कैपिटल और प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये तो हमने पहले भी MCQ कर लिया था, इनके नहीं, नन ऑफ अबव तो आएगा नहीं, तो CRR से हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट चैप्टर जो आपका कौन सा है, बायबैक, ठीक है। तो फर्स्ट वाला, इन विच मेथड ऑफ बायबैक शेयर्स कैन बी शेयरहोल्डर्स गिव देयर एक्टिव कंट्रीब्यूशन, तो बुक बिल्डिंग मेथड से। After the process of buyback is completed, within how many days the company has to physically destroy the purchase share? जब बायबैक कर लेते हैं ना, तो वो जो परचेज शेयर होंगे वो कितने दिन में? तो 7 डेज में। Which of the following company cannot buy back its own share? कौन सी कंपनी? तो डिफॉल्ट कंपनी, डिफॉल्ट मतलब जिन्होंने बैंकक्रप्ट हो गई हो। If the buyback of share is made at face value, बराबर, तो बैंक अकाउंट क्या रहता है? क्रेडिट होता है, पैसा देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, तो बैंक अकाउंट क्या रहेगा? क्रेडिट होगा। इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर अगेंस्ट कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर आर कॉल्ड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। ड्यू टू बायबैक ऑफ शेयर्स, तो शेयर कैपिटल एंड कैश बैलेंस ऑफ द कंपनी बोथ डिक्रीज। जब आप बायबैक करते हो ना, तो एक तो आपको पैसा देना पड़ता है, तो बैंक बैलेंस तो डिक्रीज होगा ही आपका, साथ ही साथ आपका जो शेयर कैपिटल है वो भी वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये आएगा सी वाला ऑप्शन। 7th, days are included in the issued and paid up capital of the company, तो sweet equity shares। 8th, under days process the price per share is not pre-decided by the company, तो book building process में। 9th, which type of shares can be brought back, तो fully paid up shares brought back मतलब buyback की बात हो रही है। A public company before making public issue of shares enter into a contract with a merchant banker or a sponsor or a syndicate of sponsor to buy all the share of the company is known as bought out deal, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे MCQs एक सिंगल वीडियो में कवर हो चुके हैं। आई होप कि आपको MCQ समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, चैनल को जितना हो सके शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प ले सके ये वीडियो से, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर 3 में।